नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अप्राकृतिक स्रोत, घनत्व, दबाव और तापमान, इनको अप्राकृतिक स्रोत में शामिल किया जाता है। दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। तीसरा है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान को शामिल किया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्रामाणिक स्रोत भूकंप विज्ञान है। सर्वप्रथम, भूकंप के दौरान पृथ्वी में 3 तरह की तरंगें उत्पन्न होती है। प्राथमिक तरंगें P, द्वितीयक तरंगें S और धरातलीय तरंगें L। इन तरंगों की गति और भ्रमण पथ के आधार पर हमें पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। भूकंप केंद्र क्या होता है? भूकंप की तरंगें पृथ्वी पर सबसे पहले जहां टकराती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और भूकंप जहां उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप केंद्रों पर इन तरंगों के अंकन से पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर ये तरंगें सीधी रेखा में नहीं चल करके वक्राकार पथ का अवलंबन करती है। इससे प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर सभी जगहों पर घनत्व एक समान नहीं है और पृथ्वी के भीतर सभी जगहों पर घनत्व एक समान नहीं होने के कारण ही ये तरंगें परावर्तित होकर के वक्राकार हो जाती है और एक सीधी रेखा में नहीं चलती है। पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में 2 ही तरंग की तरंगें है वो उपयोगी होती है, प्राथमिक तरंगें और द्वितीयक तरंगें। धरातलीय तरंगें है वो पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में जानकारी देने के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर नहीं चलती है, ये सतह के पास में चलती है। सबसे पहले P और S तरंगें पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है और धरातल से टकराती है, और धरातल से टकराने के पश्चात धरातल में जो कंपन उत्पन्न करती है उन तरंगों को धरातलीय तरंगें कहते हैं। भूकंपीय तरंगों में S तरंगें पदार्थ के ठोस अवस्था में ही संचरण कर सकती है, जबकि P तरंगें पदार्थ के ठोस, तरल सभी अवस्थाओं में संचरण कर सकती है। पाया गया है कि S तरंगें पृथ्वी के अंदर 3000 किलोमीटर की गहराई से आगे नहीं बढ़ पाती है और वक्राकार पथ पर सतह की तरफ मुड़ जाती है। चित्र दिखाया गया है जिसमें भूकंप केंद्र दिखाया गया है। P और S तरंगों का वक्राकार मार्ग दिखाया गया है। P और S लहरों का छायामंडल अर्थात जहाँ पर ये तरंगें नहीं पहुँच पाती है। तो S तरंगें केवल 3000 किलोमीटर की गहराई तक ही पहुँच जा पाती है, जबकि P तरंगें जो पदार्थ के ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में संचरण करती है, 3000 किलोमीटर की गहराई के बाद भी पृथ्वी के भीतर प्रवेश करती है और गति में विचलन के बावजूद भी ये कोर को पार कर जाती है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी का कोर तरल अवस्था में है। इसी कारण से S तरंगें 3000 किलोमीटर की गहराई के बाद प्रवेश नहीं करती है। गति के आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में अंतर आता है। गति के आधार पर P और S तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। P व S तरंगों के 3 युग्म दिखाए गए हैं। P व S, P स्टार व S स्टार, PG व SG युग्म। इससे प्रमाणित होता है पृथ्वी के भीतर P और S तरंगों की गति में 3 जगहों पर अंतर आता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में 3 जगह पर असमानता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि भूकंपीय तरंगों की गति और भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी की ऊपरी पतली परतदार चट्टान की पतली परत के नीचे 3 अलग अलग घनत्व वाली परतें पाई जाती है। इसलिए भूकंपीय तरंगों से प्राप्त परमाणुओं के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये 3 भाग हैं, क्रस्ट, मेंटिल और कोर। पुनः इनको भी उपमंडलों में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि भूकंपीय तरंगों की गतियाँ इन वृहद मंडलों के भीतर भी अलग अलग होती है, इसलिए इन वृहद मंडलों को भी उपमंडलों में बांटा गया है।
जैसे क्रस्ट को ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इसी प्रकार से मेंटिल को ऊपरी मेंटिल और निचला मेंटिल, इसी प्रकार से कोर को बाह्य कोर और आंतरिक कोर। भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे क्रस्ट। भू सतह से 30 किलोमीटर की गहराई तक क्रस्ट का विस्तार है। भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर या घनत्व में अंतर के आधार पर क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट जो कि 30 किलोमीटर की गहराई तक है। महाद्वीपों और महासागरों पर क्रस्ट की मोटाई अलग अलग है। महाद्वीपों पर क्रस्ट की मोटाई 40 किलोमीटर है, जबकि महासागरों पर क्रस्ट की मोटाई केवल 6 किलोमीटर पाई जाती है। क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसको सियाल भी कहते हैं। क्रस्ट का औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन दबाव के कारण निचली क्रस्ट का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। मेंटिल क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, जिससे क्रस्ट और मेंटिल के बीच में एक असातत्य क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इसे मोह असंबद्धता कहते हैं। मेंटिल का विस्तार 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। दूसरे शब्दों में इसका विस्तार मोह असंबद्धता से गुटेनबर्ग असंबद्धता तक है। चित्र में मोह असंबद्धता दिखाई गई है क्रस्ट और मेंटिल के बीच में। घनत्व में अंतर के आधार पर मेंटिल को भी दो भागों में बांटा गया है। ऊपरी मेंटिल जो कि 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई तक है, और निचला मेंटिल 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। मेंटिल में सिलिका और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की अधिकता होने के कारण मेंटिल को सीमा भी कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का 68% द्रव्यमान और 83% आयतन मेंटिल में पाया जाता है। ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल के बीच 700 किलोमीटर की गहराई पर रेवती असंबद्धता पाई जाती है। ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल के बीच में रेवती असंबद्धता पाई जाती है। निम्न गति का मंडल। मेंटिल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर भूकंपीय तरंगों की गति मंद हो जाती है। इस भाग को निम्न गति का मंडल कहा जाता है। इसे प्लास्टिक दुर्बल मंडल भी कहा जाता है।